नेक्स्ट यूनिट के बारे में देखेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट होगी, पिछली वीडियो में हम लोग यूनिट 6 का काम कंप्लीट करके अब नेक्स्ट अगली वीडियो यूनिट 7 पी ब्लॉक से सीखेंगे। पी ब्लॉक में कई एक फैमिली आएंगी। क्लास 12th में हमारा नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली, नेक्स्ट उसके बाद सीखेंगे ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, और उसके बाद डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। उससे जानने से पहले कुछ बच्चों के हमारे पास क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। एक हमारे पास IUPAC किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसे रफ वर्क के अकॉर्डिंग काम करा देते हैं। हमारा क्या रहेगा? पहला क्वेश्चन आया है K4 FeCl का होल 6, K4 FeCl का होल 6। इस एग्जांपल के बारे में हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। सबसे तो पहले ये देखेंगे, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स साल्ट निकल कर के आए थे। सिल्वर का अयस्क, ऑरेट या गोल्ड का अयस्क भी एक कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण कर रहा था। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण केवल और केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं। तो अब इसका जो सेंट्रल एटम है वो हमारा आयरन है, Fe। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो Fe है। तो सबसे पहले हम इस एग्जांपल में क्या देखेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय जब ये चैप्टर पूरा चलेगा तो हम इसकी सारी कंडीशन को एक एक शब्द को आसानी से सीख लेंगे। लेकिन अभी दरअसल ये एग्जांपल आया है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छा तरीका हमारे पास सॉल्व करने का, और एक एग्जांपल से हम कई एक एग्जांपल निकाल सकते हैं, इसका बेस बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें, हमें सेंट्रल एटम को पहचानना चाहिए। सेंट्रल एटम हमारे पास आयरन, और उसमें जो सहायक परमाणु हैं वो हमारे पास पोटेशियम, पॉजिटिव बेस, साइनाइड, नेगेटिव बेस। यहाँ पर हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, सिंगल के पर एक ही पॉजिटिव बेस होता है। तो पॉजिटिव बेस की जो संख्या है वो हमारे पास 4। जब इधर का पक्ष पॉजिटिव बेस में चला गया तो इधर का पक्ष ऑलरेडी नेगेटिव बेस के साथ जुड़ा होगा, चाहे वो सेंट्रल एटम रहा हो, चाहे फिर उसके बाद नेगेटिव ग्रुप या परमाणु क्यों ही न हो। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले साइनाइड को देखना है। 1 CN पर सिंगल नेगेटिव बेस होता है, तो 6 CN पर हमारे पास 6 नेगेटिव बेस हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक कंफर्म सीख चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ये देखेंगे, जब यहाँ पर हमारे पास 6 नेगेटिव बेस हैं, सहायक परमाणु जो पोटेशियम है 4 पॉजिटिव में चला गया है, तो जो हमारा आयरन रह गया वो 2 पॉजिटिव। छोटी क्लासेस में या बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं कि जो सेंट्रल एटम होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसी एंगल पर निकाल सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स का रहा हो चाहे वो सिंपल का रहा हो। लेकिन दरअसल ये याद रखना, कुछ फॉर्मूले जो होते हैं उनको हम पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले दिए जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन की सारी कंडीशन को ध्यान में रख करके निकालते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे, जो हमारा केंद्रीय परमाणु है वो एक ऋणायन स्थिति में चला गया है, वो एक ऋणायन स्थिति में चला गया है, और इधर का जो भाग है वो हमारा धनायन में है। तो जब यहाँ तो ये जो हमारे पास है वो ऑलरेडी ऋणायन है, शर्त हमारे पास एक क्लियर होती है, जब केंद्रीय परमाणु कहीं पर भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रिंग में प्रदर्शित करेंगे, स्टार बना लेते हैं हम इसको, जब कहीं केंद्रीय परमाणु नेगेटिविटी प्रदर्शित कर रहा होता है, पूरे ग्रुप के साथ नेगेटिविटी प्रदर्शित कर रहा होता है, तो हम उसमें ATE शब्द जोड़ देते हैं। यहाँ पर जब भी इसका नाम लिखेंगे तो हम ATE शब्द को ऐड कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को हम इस एंगल से लिख सकते हैं। इसका दूसरा जो कट करने का तरीका है हम उसको सीख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 4K पॉजिटिव प्लस जो बाकी का शेष रह गया हम इधर लिख सकते हैं FeCl का होल 6। इधर 4 प्लस हो चुके हैं, तो बाकी का जो ग्रुप रह गया हमारा वो 4 ही नेगेटिव में चला जाएगा, तो हमारे पास इधर 4 नेगेटिव हो जाएंगे।
तो अब इतना जो ग्रुप है हमारे पास वो एक ऋणात्मकता में बदल गया। जब ऋणात्मकता में बदल गया तो उसका सेंट्रल एटम भी उसके साथ था। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर उसकी जो बैलेंसी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो पॉजिटिव में है, लेकिन ऋणात्मकता ग्रुप होने के कारण सारी कंडीशन उसकी ऋणायन अवस्था में है। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर जब भी करते हैं तो धनायन लिखते हैं, फिर उसके बाद ऋणायन, फिर उसके बाद केंद्रीय परमाणु, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, जिस ऑक्सीकरण अवस्था में वो जुड़ा होता है वो चीज नोट करते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ब्रैकेट से जब भी बाहर पॉजिटिव बेस की संख्या चाहे कितनी भी हो, हम उसको केवल नाम के अकॉर्डिंग शो करते हैं, उसका अंकन नहीं करते। हमें मालूम है के पॉजिटिव जो हमारे पास पोटेशियम की संख्या है वो यहाँ पर 4 है, लेकिन हम उसका अंकन नहीं करेंगे, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। तो हमारे पास नाम है पोटेशियम। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव की जो संख्या होती है हम उसका नॉमेनक्लेचर साथ करके उसको ऐड करके चलेंगे। यहाँ पर नेगेटिव की संख्या, वो साइनाइड की संख्या हमारे पास 6 है, 6 है, तो 6 के लिए हम हेक्सा शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो भी नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव में हमको ओ जोड़ना पड़ता है, ये विशेष पॉइंट इसका है। नेगेटिव ग्रुप जो भी होता है उसके केवल नेगेटिव ग्रुप ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, जैसे Cl है, जब भी कहीं जुड़ा होगा पॉजिटिव के साथ तो वो नेगेटिव के साथ ही जुड़ा होगा, तो हम उसमें O जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर साइन, दरअसल कुछ एग्जांपल में साइनाइडो भी लगा देते, तो इसका नाम साइनाइड है, साइनाइडो लगा सकते हैं या साइनो, दोनों शर्तों में से कोई भी एक लगा सकते हैं, दोनों हमारे कंफर्म शर्तें हैं। साइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो, Fe, इसका नाम एक आयरन भी है और एक फेरेट भी है। आयरन जब Fe पॉजिटिव बेस के साथ जुड़ा होता है तो यहाँ पर आयरन शब्द का प्रयोग करते हैं। जब ये नेगेटिव बेस बन गया है, यहाँ पर आकर के पूरा ग्रुप जो हमारे पास नेगेटिव बन गया है, तो हम यहाँ पर फेरेट शब्द का प्रयोग करेंगे। जो हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिख देते हैं सेट। ये नाम हमारा बनकर के तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि इसका जो नाम है वो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेट है। यदि यहीं पर K3 कर लेते हैं, इसी एग्जांपल का एक और रूप धारण कर लेते हैं। यदि हम K3 कर लेते हैं FeCN का होल 6, तो यहाँ पर जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ट्रिपल पॉजिटिव में चली जाएगी, जायज है, क्योंकि इधर आपका ट्रिपल पॉजिटिव ही रह गया, माइनस की संख्या 6 है, एक कम हो गया तो एक इधर बढ़ जाएगा। अब इसका नाम रखेंगे, और एक विशेष पॉइंट ये, जब भी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो स्मॉल लेटर से ही प्रारंभ करते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख देंगे 3rd। इसका भी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, केवल इतने पोर्शन का। अगर हम इतने का करना चाहते हैं तो इतने का कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जब पॉजिटिव बेस हमारे पास नहीं है तो नेगेटिव बेस को लिखेंगे, हेक्सासाइनोफेरेट, नेगेटिव 4 बेस है तो यहाँ पर 6 नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास 2 सेकंड। फिर एक बार चेक करते हैं, 1 CN पर एक ही नेगेटिव बेस, तो 6 CN पर जो होने वाले बेस है वो कितने हो जाएंगे, ऑलरेडी 6। तो Fe 2 पॉजिटिव बेस में था, तभी तो उसने यहाँ से 2 नेगेटिव को विस्थापित कर दिया, तो तभी हमारे पास शेष 4 नेगेटिव शेष रह गए हैं। तो इसका मतलब ये, इसका रीजन ये है कि वहां पर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव के साथ, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। लेकिन जब कोई एग्जांपल यहाँ पर विशेष तौर से अपने रूप में आयनों में प्रदर्शित होता है, चाहे वो पॉजिटिव बेस रहे हो चाहे फिर वो नेगेटिव बेस रहे, तो उसके लिए हम आयन शब्द का प्रयोग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे उन्हें हमने आसानी से सॉल्व कर दिया। हमारे पास है क्या क्वेश्चन निकल करके आया है, यदि एल्कोहल माध्यम है हमारा समीकरण का, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि हम बेस से करते हैं, जो हमारे पास बेस है वो NaOH या KOH, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अभिक्रिया बहुत ही इंटरेस्टेड है, हम आसानी से सीख सकते हैं। एक विशेष पॉइंट और सीखेंगे, एल्कोहल शब्द यहाँ पर दिया गया है और एग्जाम में एल्कोहल हो शब्द तो अभिक्रिया किस तरीके से करते हैं, या फिर एक्वाटिक हो जलीय माध्यम में हो तो किस तरीके से करते हैं। एल्किल शब्द जब भी आ जाता है तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं R। हैलाइड कॉमन सा बेस है X प्लस बेस हमारे पास NaOH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस रिएक्शन को हम पूरा करेंगे, किस तरीके से किस एंगल से सॉल्व करते हैं आइए इसको सीखते हैं। R एक एल्किल ग्रुप है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना है, जहां पर जब भी केमिस्ट्री में R शब्द आता है तो एल्किल ग्रुप, हम इसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। X को हेलोजन का कोई भी एटम हम जोड़ सकते हैं, तो R की जगह हम जोड़ लेते हैं C2H5, एल्किल ग्रुप को जोड़ लेते हैं। X की जगह हम Cl जोड़ लेते हैं प्लस NaOH और इसके नीचे लिख देते हैं एल्कोहल। यहाँ पर हम किसी एक एल्कोहल का फॉर्मूला कैटालिस्ट के रूप में लिख देते हैं। तो हम जानते हैं Na पॉजिटिव पे Cl नेगेटिव पर, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैक करके बाहर हो लेता है माइनस में NaCl। अब एक विशेष पॉइंट यहाँ पर तैयार रखना, जब भी एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल का रीजन ये होता है, वो एल्कोहल का जब भी प्रयोग करते हैं तो वो निर्जलीकरण का कार्य करता है, डिहाइड्रोलाइसिस का कार्य करता है, जो आगे चल करके सारी मैकेनिज्म में जब सीखेंगे तो मैकेनिज्म में ये चीज निकल करके आएगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं Na पॉजिटिव बेस में चला गया है तो OH जो हमारे पास बेस है वो नेगेटिव बेस है। जब नेगेटिव बेस है तो यहाँ से मात्र एक ही पॉजिटिव बेस को विस्थापित करेंगे। जब यहाँ पर Cl पर नेगेटिव है तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है वो हमारे पास कार्बन परमाणु पर है। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन परमाणु पर पॉजिटिव बना देगा, तो यही पॉजिटिव बेस सीधा सीधा नेगेटिव बेस के साथ विस्थापित हो जाएगा। माइनस में ये निकाल सकते हैं H2। जब एक H निकल गया तो हमारे पास शेष बच गया है C2H4। हम इसे एक नया रूप दे सकते हैं C डबल बॉन्ड CH2, इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम होगा 1 2। 2 कार्बन के लिए H शब्द लगाएंगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे En। एथीन या इसका सिंपल सा नाम है एथिलीन गैस। यदि हम एल्किल हैलाइड को एल्कोहली क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त होता है, जो बनने वाला हमारा वो एल्कीन, डबल बॉन्ड होने के कारण हम इसको एल्कीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आया है क्वेश्चन नंबर 3। ये जो हमारे पास क्वेश्चन निकल करके आया है ये है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX प्लस सिल्वर साइनाइड के साथ कर एल्किल हैलाइड या AgCN। हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN के साथ करते हैं। तो अब एक बार फिर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जब भी यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह R की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, हैलाइड की जगह कोई भी सदस्य ले सकते हैं, कोई भी परमाणु ले सकते हैं। बेस में हम NaOH और KOH, यहाँ पर चाहे तो रिएक्शन NaOH के साथ करा सकते हैं, चाहे तो KOH के साथ, कंडीशन सेम बिल्कुल होगी, चाहे NaOH ले सकते हैं चाहे फिर KOH ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आया है, पहले तो सीधा सब सिंपल बेस है, Ag पॉजिटिव बेस है, Ag पॉजिटिव बेस, X नेगेटिव बेस। हम इसको पूरा पूरा बाहर कर देते हैं, माइनस में हमारा क्या निकल जाएगा AgX। लेकिन दरअसल यहाँ पर जो बनने वाला है, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सीखा जाए तो RCN, लेकिन RCN को नहीं बनाएंगे, एल्किल साइनाइड को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि Ag यहाँ पर जो है वो एक हमारे पास नॉन एक्टिव, विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे ये एक एक्टिव मेटल न होने के कारण यदि यहाँ पर हम Ag को चेंज कर देते हैं
पोटेशियम लेकर के आते हैं तो RCN का निर्माण कर लेते हैं। अगर Ag को लेकर के आते हैं तो एक नॉन एक्टिव मेटल होने के कारण ये अपने बॉन्ड को ट्रांसफर कर लेते हैं, ये अपने बॉन्ड को ट्रांसफर कर लेते हैं और इधर बन करके तैयार हो जाता है RN डबल बॉन्ड C। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्लियर है, 1 2 3। अब कार्बन की वैलेंसी को 4 करने के लिए ये बॉन्ड जो होता है हमारा इसके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है, वो नाइट्रोजन कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इस कारण यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इस कारण यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और इसका जो नाम रखते हैं वो सीधा सीधा लिख सकते हैं, R के लिए L, CN के लिए साइनाइड लगाते हैं और जब भी NC शब्द आ जाता है तो उल्टा कर लेते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन आसानी से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं P ब्लॉक पर। P ब्लॉक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के बारे में। पर वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बन करके आते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन बन करके आते हैं तो सारी स्थिति हम इसके P ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट यदि हम समझ लेते हैं अच्छे से, स्टार्टिंग पॉइंट समझने पर, सारी कंडीशन समझने पर हम इस यूनिट को आसानी से तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे, यदि हम कंसंट्रेट रहेंगे तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस दरअसल क्या है, हमको इसको समझना आसानी से है और शांतिपूर्वक समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे P ब्लॉक में डेफिनेशंस क्या होती है और P ब्लॉक एलिमेंट्स की पहचान कैसे करते हैं। एक एग्जांपल सीख लेते हैं। एग्जांपल नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन परिवार से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का एलिमेंट्स जो हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं इसका 1s2 2s2 और 2p3। तो लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में समावेश करता है, तो इसी के ऊपर डेफिनेशन हम आसानी से तैयार कर लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे परमाणु जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स p ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। फिर एक बार, ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में समावेश होता है, वो सारे एलिमेंट्स p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका एक सामान्य जो हमारे पास है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हम उसे लिख सकते हैं NH2। s ऑर्बिटल में ऑलरेडी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कॉमा Np1 2 6। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हम इसको आसानी से तैयार करते हैं। छोटे मोटे टेस्ट में ये पूछ भी लिए जाते हैं कि P ब्लॉक का जो कोई भी एटम हो सकता है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 Np1 2 6। अर्थात p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से निकलता है, इंपोर्टेंट डाल लेते हैं। इसमें से चाहे नाइट्रिक एसिड आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, चाहे अमोनिया का निर्माण आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, चाहे हमारा ओजोन आ सकता है आगे अगले परिवार से। तो अब सबसे पहले नाइट्रोजन परिवार के बारे में हम सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक बार तैयार करते हैं। जब आवर्त-सारणी पीरियोडिक टेबल को हमने तैयार किया था या पीरियोडिक टेबल तैयार करवाई थी, तो नाइट्रोजन परिवार के पास 5 सदस्य थे, 5 एलिमेंट्स थे। पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी, पांचवा बिस्मुथ। और इनको आसानी से तैयार भी किया था नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब भिखारी। आसानी से तैयार किया था इसको नेपाल, पाकिस्तान, असम, सब भिखारी। ये जो एलिमेंट्स हैं तो इनके सारे पॉइंट हम यहीं पर जितने सीख सकते हैं, आसान कर सकते हैं,
बहुत अच्छे से सीखेंगे। एक का हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, सिंगल एक का हम याद कर सकते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसका, तो 1s2 2s2 2p3। अब इसी क्रम में हम इसका निकालेंगे, लास्ट में 2s2 2p3 गया है, तो नेक्स्ट का जो होगा वो हमारा 3s2 3p3। एक अगली कक्षा को हम लगातार बढ़ते क्रम में रख देते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारे पास 15 निकल करके आएगा। इसी क्रम में हम इस सब का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। इसका आर्सेनिक जो हमारे पास है वो 33, Sb हमारे पास 51 और जो व्यास उसका 83। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे इसी प्रकार से, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। तो अब हम लास्ट का नोट कर देते हैं, लास्ट में इसका 4s2 4p3, लास्ट में इसका जो निकलेगा जाकर के वो 5s2 5p3, लास्ट में इसका निकलेगा जाकर के वो 6s2 6p3। तो सेम जो कंडीशन निकल करके आई हमारे पास, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है वो सेम कंडीशन में, बस दरअसल एक बढ़ती हुई कक्षा में पहुंच रहा है। अब हम यहाँ पर जो अगला पॉइंट हम सीखने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर ये देखेंगे नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केवल अधातु के रूप में पाए जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं नॉन मेटल। ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं वो ऑलरेडी नॉन मेटल के रूप में, इधर Sb और As ये सब मेटल उपधातुओं के रूप में पाए जाते हैं, और जो विस्मित है वो मेटल के रूप में। इतने सारे पॉइंट सीखने के बाद कल इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में सीखेंगे, और कल जो वीडियो होगी वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके बारे में ये सीखेंगे नाइट्रोजन के विशेष गुण क्या है, इसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है इसके। फास्फोरस के बारे में सीखेंगे, आर्सेनिक के बारे में सीखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सीखेंगे, एटॉमिक रेडियस के बारे में सीखेंगे। तो सारी कंडीशन को ध्यान में रख करके सीखेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, हम फिजिकल स्टेट के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे।